हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं मित्रों। तो अब जानते हैं कि 10th क्लास का प्रतिदिन रात को 9 बजे क्लास दिया जाता है, लेकिन यह काफ़ी कुछ दिनों से क्लास बंद कर दिए थे। ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा काम था जिसकी वजह से हम क्लास बंद कर दिए थे। ठीक है, तो फिर से हम क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। अभी फ़िलहाल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है जिसकी वजह से कोचिंग भी बंद कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास जो है से स्टार्ट करके आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते रहें, रिवीजन करवाते रहें, ताकि पढ़ाई से जो तारतम्यता है वो टूटी नहीं। ठीक है, तो आज हम क्लास करवा दे रहे हैं। कल जो है से वोटिंग है 1 तारीख को, है ना। तो 1 जून 2024 ईस्वी कल क्या है, वोटिंग है। तो कल हम वोट करने भी जाएंगे, है ना। जिसका 18 वर्ष का उम्र प्राप्त हो जाता है उसका वोट करने का अधिकार मिल जाता है हमारे भारत देश में। यह जो अधिकार मिला है, हमारा देश का संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तभी से यह लागू हो गया था। ठीक है, हालांकि पहले के वोट देने का उम्र जो था 21 वर्ष था, लेकिन उसको घटा करके अब 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है ना। इस संविधान के 61वां संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था, जिसके द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, इतनी सारी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन कंडक्ट करवा रही है, चुनाव कंडक्ट करवा रही है, ये भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह कंडक्ट करवाती है ना। इलेक्शन चुनाव चिन्ह प्रदान करने का भी काम इलेक्शन कमीशन का ही होता है, निर्वाचन आयोग का होता है, जो कि प्रथम निर्वाचन आयोग सुकुमार सेन थे। ठीक है, जो कि निर्वाचन आयोग 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसका भी स्थापना हुआ था। 26 जनवरी नहीं, 25 जनवरी के हुआ था। 25 जनवरी 1950 ईस्वी की इसकी स्थापना हुआ था निर्वाचन आयोग को, और इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ये सब जानकारी आपको प्राप्त होगी। और इलेक्शन कमीशन का जो सदस्य होते हैं उसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जो निर्वाचन आयोग के जो चीफ होते हैं, उनके सदस्य जो होते हैं, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और हम जो क्लास करवा रहे थे वह ज्योग्राफी क्लास करवा रहे थे, और हम 4 क्लास करवा करके स्टॉप कर दिए थे, और हम 4 क्लास के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्लास नंबर 5 क्या है? क्लास नंबर 5। कल वोटिंग है तो कल केवल छुट्टी रहेगी आपको। कल रात के 9 बजे क्लास नहीं होगी। ठीक है, फिर परसों से उस तरीके से क्लास जारी रहेगी। ठीक है, तो हम किसी तरह से टाइम निकाले हैं, इसलिए आप लोग भी टाइम निकाल करके क्लास कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, क्लास चलाने में काफ़ी टाइम देना पड़ता है। ठीक है ना, PDF भी बनाना पड़ता है, क्लास लेना पड़ता है, तो टाइम तो जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर कीजिए, हमारी मेहनत का इज्जत कीजिए, और आप भी मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें। ठीक है ना, हम और आप दोनों मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी दोस्तों को बुला लीजिए, है ना। रात के प्रतिदिन 9 बजे हम आपके साथ क्लास में जुड़ेंगे। तो आज जो क्लास करवाने वाले हैं, जो गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड होती है, जैसे आप लोग BVD लिए होंगे, इसलिए उसी प्रकार से भारतीय भवन का होता है गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड, तो उससे हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो भूमि और मृदा संरक्षण, मृदा संसाधन, जो चैप्टर का नाम है वैसे प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इस बुक में ना भूमि और मृदा संरक्षण के नाम से दिया है। कोई दिक्कत नहीं, संबंधित वही है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि इनमें कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में है, बिहार में है, पंजाब में या हरियाणा में? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे कौन सा सही जवाब। भूमि और मृदा संरक्षण जो चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, लेसन 1 के का हम लोग करवा रहे हैं, और 4 क्लास हम करवा दिए थे, उसके बाद हम कंटिन्यू करवा रहे हैं। तो जल्दी से इसका आंसर टाइप कीजिएगा मित्रों। ठीक है, सोपानी कृषि इनमें से कहाँ प्रचलित है बताइएगा। सोपानी कृषि जो है, अपना से आंसर दीजिएगा, ऐसा ना कि सही आंसर दिया हुआ है तो हम देख करके टिक मार दिए। आंसर जो दिया है वो गलत भी हो सकता है। सोपानी कृषि इनमें से कहाँ प्रचलित है? जल्दी से आंसर टाइप कीजिए, क्वेश्चन नंबर दे करके आंसर दीजिए, कि ऐसे आंसर देने से कोई फ़ायदा नहीं है कि इस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर है, वैसे पता नहीं चलता। सोपानी कृषि इनमें से कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। फर्स्ट का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में, जहाँ भी पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पे सोपानी कृषि किया जाता है। जैसे समुच्चयरेखीय कृषि होता है, ताकि जो जल जो है से रुके, इसलिए कृषि को किया जाता है। नहीं तो पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम लोग जल का प्रवाह करेंगे तो सीधा नीचे चला जाता है, इसलिए
सपाने कृषि करवाया जाता है। ठीक है, सीढ़ीनुमा टाइप के बना करके कृषि करवाई जाती है ताकि जल जो है से रुके। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो वर्ल्ड वाइड फंड और नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है उसके अनुसार ना जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर दे करके। फिलहाल इसका सही जवाब है 13 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है ना, 13 करोड़ हेक्टेयर दूसरा का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो हम लोग क्लास में करवाते हैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाते हैं और साथ में प्रतिदिन 1 या 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देते हैं ताकि आप लोग प्रतिदिन याद करते जाएं और कंप्लीट कर लें और आने वाली जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम, उसमें कोई तकलीफ़ें ना हो, इसलिए हम ऐसा करवाते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी नहीं है? तो जल्दी से आंसर कमेंट करें। ठीक है ना, आप प्रतिदिन प्रैक्टिस करते रहिएगा तो तकलीफ कम होगी और प्रत्येक दिन अगर सब्जेक्टिव अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी आप याद करते रहेंगे तो आपको बिहार बोर्ड में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी और सारा आंसर आप लिख ले जाएंगे। इसलिए प्रतिदिन तैयार करते रहें। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि बूंद बूंद करके तालाब भर जाता है, इसलिए आप बूंदे बूंदे करके अपना दिमाग माइंड को भरिए। 10th क्लास का सिलेबस अपने दिमाग में डालिए। ठीक है, मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी नहीं है? पशुओं की चराई कराना, समोच्च रेखीय जुताई या खेतों में ह्यूमस डालना या पशु चराई पर नियंत्रण करना। तो मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी नहीं है? देखिए, पशुओं को चराई कराइएगा तो मृदा का संरक्षण नहीं हो पाएगा, वो कटाव होने लगती है, मृदा का क्षरण होने लगती है। ठीक है ना, इसलिए का ऑप्शन बिल्कुल गलत जवाब है। समझ रखिए, हो सकती है पशु चराई पर नियंत्रण हो सकता है, खेतों में ह्यूमस डाल सकते हैं, ये सही है, खेत के लिए मृदा के लिए अच्छी होती है, लेकिन जो पशुओं की चराई करना होता है तो मृदा का क्षय होती है, इसलिए संरक्षण क्राइटेरिया में इसे नहीं रख सकते। चौथा नंबर क्वेश्चन है काजू की खेती किस मिट्टी में उपयुक्त होती है? काली मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी या वनिया मिट्टी में? जल्दी से आंसर कमेंट करें। आपका जो है ना टाइम दिया जा रहा है। काजू की खेती किस मिट्टी में उपयुक्त होती है? तो टाइम आपके पास 10 सेकंड का है, जल्दी से आंसर कमेंट करें। ठीक है, देखिए जितना जल्दी आंसर आप कमेंट कीजिएगा उतना ही सही रहेगा। ठीक है ना, पर सबसे पहले आप दिमाग लगाइए, अगर आपको नहीं आता है फिर तो हम बताते ही हैं, इसलिए सबसे पहले आप ये देखिए गलत रहे या सही रहे। ठीक है ना, कोई बच्चा जन्म लेता है तो ऐसा नहीं कि चलने के लिए सीख जाता है, गलतियाँ होती है, गिरते हैं, है ना, फिर उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, इस तरीके से उनकी जो है ना गाड़ी चलती रहती है। उसी प्रकार से आपकी भी गाड़ी चलाने के लिए ऐसा ही कुछ करना पड़ता है। तो काजू खेती किस मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या वनिया मिट्टी? तो काजू खेती किस मिट्टी में उपयुक्त होती है मित्रों? इसका सही जो जवाब होती है ना वो क्या है? लेटेराइट मृदा जो होता है ना वहाँ पे काजू की खेती बहुत ज़्यादा होता है। लेटेराइट मृदा में ना ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है, लेकिन यहाँ काजू खेती के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है ना, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, काली कपासी मृदा के नाम से जानते हैं, और काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारत में अगर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किया जाए तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। तो अगला क्वेश्चन है भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? देखिए अभी क्वेश्चन तुरंत आ गया, आप जल्दी से जवाब दीजिए। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? जल्दी से आंसर कमेंट करें। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा? जल्दी से आंसर कमेंट, जल्दी से करें आंसर, है ना। आप जानते हैं मित्रों कि गर्मी कितनी ज़्यादा काहे बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है भाई इतनी गर्मी? आप जानते हैं कि पेड़ पौधों की मात्रा बहुत ही कम है भाई। आप जानते हैं कि हमारे बिहार में 7% केवल पेड़ पौधे हैं, कुल भूमि का केवल 7% ही पेड़ पौधे हैं। आप समझ सकते हैं, जबकि सही वातावरण के लिए कितना पेड़ पौधे होना चाहिए मित्रों? कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। बिल्कुल 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 33% होना चाहिए, और जबकि 7% है। अब भारत में बताया जाए तो 24.3% है, हालांकि 2016 का रिपोर्ट थी, 19 का भी था। तो ऐसा है, क्योंकि देखिए ना निजी ज़मीन में तो सब लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, सरकार के द्वारा भी पेड़ पौधे रोड के किनारे लगवाई जा रही है, प्रयास तो हो रही है, लेकिन जब तक जनता लोग प्रयास नहीं करेगा तब तक नहीं होती है। ठीक है ना, एक तरफा प्रयास से कोई चीज़ संभव नहीं होती है। तो वातावरण सही रखने के लिए ना, आज भी देखिए उत्तराखंड में जाइएगा ना तो इतनी अच्छी एकदम सुनहरा मौसम है। आप जिस रास्ते से आप जाइएगा किनारे से बिल्कुल पर्वतीय क्या बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र है और गुजर रही है, और उस पेड़ पर कितने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, और हम लोग तरफ ना अब देखिए ना पहाड़ भी है ना कुछ, तो एकदम बिल्कुल क्या बोल सकते हैं बेलमुंड है।
पेड़ पौधे रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो देख सकते हैं पेड़ पौधे जब तक नहीं लगेगी तब तक नहीं होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी मित्रों वैसे वैसे गर्मियाँ बढ़ेगी। कारण यह होती है ना कि सूर्य से प्रकाश से आने वाली जब रक्त किरण होती है, और रक्त किरण जो होती है उसमें हीट होती है, उष्मा होती है, और उसे रोक करके रखती है, ठीक है ना, पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा तो भाई रोक के रखेगी उष्मा, और उष्मा रोक के रखेगी तो आप समझ सकते हैं गर्मी बढ़ जाएगी। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है मित्रों? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ठीक है ना। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इसलिए दे देते हैं ताकि आपके जीवन में काम आए, ठीक है ना। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? बताइए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, कौन है? जल्दी से बताइए, तब तक हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो लोकसभा का जो चुनाव हो रही है 543 सीटों पर चुनाव हो रही है। आप जानते हैं कि लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या 543 है, ठीक है। तो निर्वाचित सीटों की संख्या जहाँ पे चुनाव होगी 543 सीट, ठीक है ना, जिससे 530 राज्य द्वारा चुने जाएंगे और 13 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा, है ना, चुनाव करवाई जाएगी, तो वहाँ से आ जाएंगे। आप जानते हैं कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, है ना, 2 राज्य बने, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप जानते हैं कि बिहार में कितने लोकसभा सीट है? 40 लोकसभा सीट। लोकसभा सीट कितना है बिहार में? 40 हुआ। विधान परिषद कितना है? 75 का विधान परिषद। वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो कितना है? तो विधानसभा कितना है? 243 सीट। तो सब चीज़ों का ना ध्यान रखना चाहिए। और राज्यसभा की सीट की संख्या कितना है बिहार में? 16 हुआ राज्यसभा की सीट, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट कहाँ है भारत में? उत्तर प्रदेश में 80 को लोकसभा का सीट, आप बता सकते हैं। समझ रहे हैं बात? चलिए, क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन, इनमें से पंजाब भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो पंजाब भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है, मतलब घ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन आई भी थी, ये जो मई महीना का जो एग्जाम हुआ था ना, इसमें इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लोएस मिट्टी है, इनमें सभी स्थानबद्ध। कौन सा स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? एकदम बंधे रहते उसी जगह पर। काली मिट्टी, सात काए। फटाफट जवाब दीजिए भाई, अब कितना हम समझ देंगे। चलिए 10 सेकंड का टाइम देते हैं 8वां क्वेश्चन का। इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती? जल्दी से बताइए, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती? आज क्लास छोटा भी हो सकती है, ठीक, और कल क्लास जो है छुट्टी रहेगी और परसों से क्लास फिर से कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड या उड़ीसा, ठीक है। इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? कल भी जो क्लास चलेगी वह ज्योग्राफी का ही क्लास रहेगा, इसी चैप्टर का प्रैक्टिस होगा एक अलग बुक से। तो है ना, अलग अलग तरह की किताबों से हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं आपको जो है गाइड लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल लीजिएगा, जानते हैं, एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और एक ले लीजिए क्वेश्चन बैंक जो होता है ऑल ओवर, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो वाला। क्वेश्चन बैंक जो चैप्टर वाइज रहेगा और जो चैप्टर पढ़ाए सर, आपको पता हो जाएगा कौन सा एग्जाम में पूछा गया है, क्या पढ़ाए हैं, कुछ मिलता है जुलता है या नहीं जुलता है। और जो क्वेश्चन बैंक आप लेंगे उससे आपका प्रैक्टिस होगा बिहार बोर्ड में बैठने के लिए। समय के अनुसार आप प्रैक्टिस करेंगे। 3.25 घंटा के एग्जाम में टाइम मिलती है 100 नंबर के लिए, तो आप कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन बैंक से कि 2.5 घंटा में ही बना लें। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं 2 किताब लेने का सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो जैविक मिट्टी जो है सो नहीं पाई जाती है। कहाँ नहीं पाई जाती है मित्रों? तो झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दलदली भूमि जो होती है ना, वो जैविक मिट्टी का उदाहरण होने। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो जल्दी से इसका जवाब दें। अभी हम कुछ समय पहले इस पर हम चर्चा भी किए थे, है ना, जिसमें काजू सबसे ज़्यादा होती थी लेटेराइट मृदा में। तो ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है तो लेटेराइट मृदा में होती है। तो नमक का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो हम लोग आगे चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बताइए, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? आज जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं वो भी रखे हैं खादर और बांगर मृदा में अंतर स्पष्ट करें। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने लिखा है, तो आप देख सकते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव करवाने के बाद हम सब्जेक्टिव तुरंत करवाएंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है, खादर कहा जाता है, भांवर कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? बताइए। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? जल्दी से आंसर कमेंट करें। देखिए हम उत्तर काट दिए हैं आंसर, है ना। बिल्कुल ध्यान जो जाता है आंसर पर जाता है, अपना तो दिमाग लगाना नहीं। कितना भी कहिए समझ नहीं आएगा। तो एकदम बिल्कुल 3rd% जो नो चेंज होता ना है उसी के अनुसार है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? जो जीडीपी नहीं होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में। अरे इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे ना जी, अर्थशास्त्र दूसरे चैप्टर पढ़ाया था ना। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? दूसरा चैप्टर का तुमको नाम ही याद नहीं रहेगा। राज्य एवं राष्ट्र के आए हैं चैप्टर का नाम। पहला क्या था? अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास है। तीसरा क्या है? मुद्रा साख एवं बचत के। चौथा क्या है? वित्तीय संस्थान। पाँचवा क्या है? रोजगार एवं सेवाएं। छठा क्या है? वैश्वीकरण है। सातवां क्या है? उपभोक्ता एवं जागरण। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा तब न जी। तो जिस चैप्टर को कम से कम पढ़ रहे हैं उसे भी तो याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे? वित्तीय संस्थान पढ़ा रहे, ठीक है। ये सब बात आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर हम राज्य एवं राष्ट्र क्या पढ़ाए थे ना, उसमें आपको करवाए थे। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान जो है सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का है। जब देश की आज़ादी मिली थी ना तो उसका योगदान सबसे ज़्यादा था। किसका योगदान ज़्यादा था? किसका योगदान सबसे ज़्यादा था? तो इसका योगदान सबसे ज़्यादा था मित्रों। हाँ, सेवा क्षेत्र का ना। देश की जब आज़ादी मिली थी तो उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था, लेकिन अभी वर्तमान में जो योगदान है वह है सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, लगभग 57% के ज़्यादा है, ठीक है। ये फ़ोन आ गया, डिस्टर्बेंस हो गया थोड़ा। 17.39% जो है ना, 17.39%, 32%, 17.72% जो है ना, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है। तो वर्तमान में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम है सकल घरेलू उत्पाद में, और सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब देश की आज़ादी मिली थी तो कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था और सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे कम था। समझे? 12वां क्वेश्चन, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? जल्दी से बताइए। 9 होगा, 5 होगा, 10 होगा या 7 होगा? तो मिट्टी का पीएच मान बताइए कितना होगा। तो मिट्टी का जो पीएच मान होगा मित्रों वो जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे कौन सा सही जवाब है। तो मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए, घ ऑप्शन है ना, न्यूट्रल। 7 होगा, 12 का घ, 13। पीएच का पूरा नाम क्या होता है? पोटेंज हाइड्रोजन होता है ना, पोटेंज हाइड्रोजन। सब बात ध्यान रखें, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मृदा संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? बताइए। मृदा संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? जल्दी से जवाब दीजिए। मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? 2, 3, 4, 7 बताइए। मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। अब जल्दी से इस पर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। दक्कन पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्कन पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए। दक्कन पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जो दक्कन पठार पर मिट्टी पाई जाती है ना, वो पाई जाती है कौन सी मिट्टी है? बताइए। देखिए दक्कन पठार पर ना आमतौर पर ना काली मिट्टी ही पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सही तो जी और जाना होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार की दियारा भूमि किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार के दियारा भूमि किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है, जल्दी से बताइए, मक्का के लिए। मकई भी है, चावलों है, गेहूँ के लिए है, हालांकि मकई मारिए, है ना। तो बिहार के दियारा भूमि किस फसल के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मकई होगा। तो 15 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। हम सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। यह है आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर स्पष्ट कीजिए। खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है?
तो आपको हमने बताया इस तरीके से आंसर राइटिंग करना है। अगर अंतर स्पष्ट करने के लिए अगर आएगा, अगर 2-3 अंतर अगर आप पता है तो इस तरीके से कॉलम बनाकर अगर आप अंतर स्पष्ट करते हैं तो ज़्यादा नंबर मिलेगी। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिए। तो खादर और बांगर मिट्टी में अंतर इस प्रकार है कि नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, जबकि पुराना जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर। पुराना जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। इसी प्रकार से अगला है दूसरा अंतर बोल सकते हैं कि खादर में महीन कण यानी बालू एवं मृतिका की मात्रा अधिक होती है। खादर में महीन कण, बालू एवं मृतिका की मात्रा अधिक होती है। देखिए बांगर में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। बांगर में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, बांगर में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। खादर में महीन कण, बालू एवं मृतिका की मात्रा अधिक होती है। तब समझ सकते हैं खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है, जबकि वहीं पे बात करें तो बांगर मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं हो पाती है कि नहीं। बांगर मिट्टी कम उपजाऊ रहती है, अधिक उपजाऊ। बांगर में कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, जबकि खादर में महीन कण होते हैं, जैसे बालू मृतिका है ना, मरे हुए चीज़ मृतिका नहीं होता है, शेष इस टाइप पे। नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, जबकि पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ जाता है कि नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं या पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं। इस तरीके से आज का जो ये क्वेश्चन था समाप्त होता है सेशन। इस तरीके से क्लास करते रहे। केवल कल क्लास जो है से बंद रहेगी 2 तारीख को, नहीं 1 तारीख को, क्योंकि चुनाव में हम लोग रहेंगे तो है ना, इस चीज़ की चर्चा रहेगी तो थोड़ी ये कल क्लास बंद कर देते हैं और परसों चालू रहेगी। 2 तारीख है, 3 तारीख भी चालू रहेगा, फिर 4 तारीख का क्लास बंद रहेगा, क्योंकि 4 तारीख का क्या है, जो वोटिंग हुआ है उसका जो है से रिजल्ट है, तो 4 तारीख भी क्लास बंद रहेगी, फिर आई क्लास जो है से चालू रहेगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, नए चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नए आए हैं तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।